वी हैव टू फाइंड आउट एरर इन दीज सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दे आस्क्ड हिम हाउ ही हैड रिसीव्ड द wound बट ही रिफ्यूजेस टू आंसर। अब जरा ध्यान से इसको देखो। वैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट फॉर्म है, फिर सब्जेक्ट हैड है, ये पास्ट फॉर्म है, थर्ड पार्ट में ही रिफ्यूजेस, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एक सेंटेंस दो या दो से अधिक क्लाउजेस का मिलकर बना हो और पहला क्लाउज अगर पास्ट फॉर्म में हो तो आने वाला सारा क्लाउजेज पास्ट फॉर्म में ही होगा। तो पास्ट फॉर्म में ये भी है और ये प्रेजेंट फॉर्म में है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि रिफ्यूजेस नहीं होगा, यहां पर रिफ्यूज्ड होगा, ऐसे रिफ्यूज्ड होगा, ताकि सारा क्लाउजेस पास्ट फॉर्म में रहे। और वैसे भी हम लोग अच्छे से टेंस पढ़े हैं, ट्रांसलेशन बनाए हैं, तो देखो ना, हिंदी भी करके देख लो। वे लोग उससे पूछे वह कैसे उंड को रिसीव किया, कैसे उसे जख्म प्राप्त हुआ, लेकिन ही रिफ्यूजेस टू आंसर, लेकिन वह, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तब कि लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देता है। इनकार कर देता है तो नहीं होगा, जब भूतकाल की बात है, वे लोग उससे पूछे वह कैसे उंड को प्राप्त किया, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर दिया, ऐसे होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि पास्ट की घटना है। तो हम लोग V2 कब बना देंगे, रिफ्यूजेस नहीं, रिफ्यूज्ड। इसी पार्ट में एरर है, डी में। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए इसको। After our parents' permission, there will be a grand party in the farmhouse yesterday. ध्यान से पढ़ो। इसका हिंदी क्या निकल रहा है कि पेरेंट्स के परमिशन के बाद एक शानदार पार्टी होगा फार्म हाउस में yesterday। इस पर ध्यान दो, yesterday। yesterday का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, जो कल गुजर गया, इस yesterday का मतलब होता है। तो जब पार्टी yesterday हुआ यानी पास्ट में हुआ, तो ये फिर विल बी कहां से होगा? विल बी तो फ्यूचर एक्शन को बतलाता है, तो इस यही एरर है। देयर विल बी नहीं, विल बी की जगह क्या लिख दोगे? वॉज लिख दोगे। ये विल बी को हटाइए और वॉज कीजिए। कारण सिर्फ इतना ही है कि यस्टरडे है, बीती हुई घटना है, पार्टी गुजरे हुए कल, पास्ट में हुआ, तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The teacher admires Rahul as he has always admired the students who speaks the truth. पढ़ो इस सेंटेंस को, ढूंढिए कहाँ एरर है। तो ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है कि देखो, सब ये एडमायर वर्ब, प्रशंसा करना, सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब में एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब बनाया गया है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका जरा हिंदी समझने की कोशिश करो तो तुम देखो कि अर्थ ऐसे निकलता है कि टीचर राहुल की प्रशंसा करते हैं as he has always admired the students, as क्योंकि he has always, present perfect tense, क्योंकि वह हमेशा प्रशंसा किए हैं स्टूडेंट्स की, उस स्टूडेंट्स की, हु यहां किस का मतलब दे रहा है? जो का, जो सच बोलते हैं। तो हिंदी अर्थ क्या निकला? तुम जरा इस तीसरे का तुम जरा हिंदी समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है कि द टीचर एडमायर्स राहुल, टीचर राहुल की प्रशंसा करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, एज क्योंकि he has always admired the students, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, देखो हैज प्लस V3। तो कैसे करोगे? वह हमेशा प्रशंसा किए हैं उन स्टूडेंट्स का, हु यानी जो का मतलब दे रहा है, जो सच बोलते हैं। यही हिंदी मायने निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है। तो अब समझ में आया कहाँ एरर है? अभी भी सोचो, इस पार्ट में एरर है, डी स्पीक्स नहीं। क्यों नहीं? ये बोलने का काम करता है, इसका सब्जेक्ट कौन है? कौन स्पीक्स, कौन सच बोलता है? सोचो, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? नहीं पता चल रहा है। फिर से देखो, शिक्षक जो है राहुल की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह हमेशा उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं जो बोलते हैं सच, जो बोलते हैं, यानी बोलने का काम कौन कर रहा है? हु। और हु का यूज किसके लिए किया जा रहा है? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट है, इस हु का यूज किसके लिए किया गया है? इस स्टूडेंट्स के लिए। और यही स्टूडेंट्स जो है इस वर्ब स्पीक्स का
सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल। और वर्ब में एस लगाने से तो सिंगुलर बन जाता है। इसी पार्ट में एरर है, स्पीक्स नहीं, स्पीक कीजिए। सिंपल प्रेजेंट से पढ़े थे ना, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो अभी तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब में एस लगाने से तो सिंगुलर बन जाता है। तो देखो सब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है, इसको स्पीक्स को हटाइए और प्लूरल वर्ब स्पीक लगाइए, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। दो ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल ही कुड नॉट बी वोन द रेस। अब ध्यान से सोचो कहां एरर है। दो का मतलब हालांकि, जरा समझो क्या करना चाह रहा है। हालांकि सिंपल पास्ट लगा हुआ है, हालांकि वह दौड़ा जितना संभव था, हालांकि वह उतना तेज दौड़ा जितना संभव था। पास्ट फॉर्म है ना, ही रैन, जितना संभव था वह दौड़ा, लेकिन ही कुड नॉट बी वोन द रेस। कुड सका का मीनिंग देता है, लेकिन वह रेस नहीं जीत सका, यही कहना चाह रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, ही कुड नॉट बी वोन द रेस, वह रेस नहीं जीत सका। अब जरा सोचो इसमें वर्ब क्या है? जीतना, विन V1 होता है, विन का ही V2 वॉन होता है। तो अब यहां पर कुड के बाद बी प्लस V3 लगाया हुआ है, यानी कुड बी V3 पैसिव वॉइस में लगता है। तो पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं? पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस। पैसिव वॉइस का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में डूअर यानी सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का पता नहीं रहता है। तो यहां पर जीतना काम है, जीतने का काम कौन करेगा? सब्जेक्ट पता है इसमें? यस, ही है, ही ने जीतने का काम करेगा। तो यानी ये जीतने का काम करने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में पता है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पता रहेगा तो पैसिव वॉइस लगेगा ही नहीं, एक्टिव वॉइस रहेगा। तो इसी पार्ट में एरर है, इसको कुड बी वोन नहीं, ही कुड नॉट विन कर दो, WIN, तो हो गया, वर्ब भी आ जाएगा। जितना संभव था वह तेज दौड़ा लेकिन वह रेस में नहीं जीत सका, करेक्ट, यही है। तो पैसिव वॉइस भी उतनी है एक्टिव वॉइस का, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मीटिंग वॉज नॉट ऑफ मच हेल्प एज ए स्पीकर केम आफ्टर द मीटिंग स्टार्टेड। सोचो तो क्या करना चाह रहा है? तुम ध्यान से देखोगे, जरा समझो, जब कभी क्वेश्चंस आए स्पेशली बेस्ड ऑन टेंस एंड वॉइस, टेंस और वॉइस पर जब भी एरर रहे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उस क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। चलिए करते हैं। मीटिंग वॉज नॉट ऑफ मच हेल्प, मीटिंग जो है बहुत पास्ट फॉर्म है तो ऐसे ही बोलोगे, मीटिंग बहुत मददगार नहीं था, एज क्योंकि द स्पीकर केम आफ्टर द मीटिंग स्टार्टेड, क्योंकि V2 लगा हुआ है, क्योंकि स्पीकर आए आफ्टर द मीटिंग स्टार्टेड, इसमें V2 लगा हुआ है यानी पास्ट टेंस है। जरा अब समझ में आया? इस पर ध्यान दो, स्पीकर आए मीटिंग शुरू होने के बाद में। अब याद रख करो, हम लोग एक पढ़े थे टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब पास्ट में दो या दो से अधिक एक्शंस हो। पास्ट में मान लो दो एक्शंस है, उसमें एक काम पहले होता है एक काम बाद में होता है, तो पास्ट में जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगाएंगे, और पास्ट में जो काम बाद में हुआ उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। अब यहां देखो, स्पीकर यहां आए मीटिंग शुरू होने के बाद, आफ्टर है, तो इन ये स्पीकर का आना और मीटिंग का शुरू होना, कौन काम पहले हुआ? तो तुम देखोगे स्पीकर तो बाद में आए ना, मीटिंग पहले शुरू हुआ। तब इसमें चूंकि दो, ये भी काम भूतकाल में ये भी काम भूतकाल में, चूंकि भूतकाल में द मीटिंग स्टार्टेड पहले हुआ, पास्ट में द मीटिंग मतलब मीटिंग का शुरू होने का काम पहले हुआ भूतकाल में, तो भूतकाल में जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यह इसी पार्ट में एरर होगा। द मीटिंग स्टार्टेड नहीं करो, क्या करोगे? द मीटिंग हैड स्टार्टेड करोगे, यानी मीटिंग के बाद आपको हैड यहां लगाना है, यानी इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीमा इज द वाइजेस्ट गर्ल एंड आई नो शी विल कंप्लीट द वर्क by the end of
दो दो बार लिखा गया बाय मिस्टेक, इसको एक हटा दो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसमें एरर ढूंढिए। तो पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। रीमा इज अ वॉइस गर्ल। रीमा बहुत ही समझदार लड़की है, सबसे समझदार लड़की है। एंड आई नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और मैं जानता हूं। सी विल कंप्लीट द वर्क, वह काम समाप्त कर लेगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। सोचो, तो इसी पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब इस महीने के अंत तक। जब कोई काम भविष्य में दिए गए एक समय बिंदु तक समाप्त होगा, तब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, यानी सब्जेक्ट शैल विल भी वन का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसी पार्ट में एरर है। सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क होना चाहिए, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, यानी सी पार्ट में एरर है। तो ध्यान से, और ये सब क्यों हुआ? महज इसके कारण, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक के कारण। क्योंकि भविष्य के समय बिंदु तक अगर कोई काम खत्म होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेगा। तो इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द वॉल ऑफ द हाउस इज पेंटिंग विद अ ग्लॉसी कलर वेयर एज द फ्लोर विद अ डल वन। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, जरा समझो। देखो ये क्या कहना चाह रहा है। द वॉल ऑफ द हाउस इज पेंटिंग विद अ ग्लॉसी कलर। क्या लगा हुआ है? ये फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ये सारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4, तो कहां लगता है? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में लगता है। तो तुम कैसे अर्थ निकालोगे इसका कि इस घर का दीवार जो है पेंट कर रहा है एक चमकीला कलर से। यहीं पर समझो, एक्टिव वॉइस लगा हुआ है इज पेंटिंग, यानी अर्थ देगा कि इस घर का दीवार पेंट कर रहा है। जब एक्टिव वॉइस है यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो काम करने वाला वो सब्जेक्ट कहते हैं। देखो तो, द वॉल ऑफ द हाउस ये पेंट करने का काम कर सकता है? ये पेंट करने का काम कर सकता है? नहीं। तो इसमें पेंट कर रहा है, ये काम तो है, लेकिन काम करने वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम पता नहीं है, यानी एक्टिव वॉइस तो लगेगा नहीं। पेंट करने वाला का नाम पता नहीं है, यानी इसी पार्ट में एरर है। तो तुम क्या कर दोगे? कंटिन्यूअस टेंस लगाना है लगाइए, लेकिन आपको कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस लगाना होगा। ऐसे इज बीइंग पेंटेड, तो इसी पार्ट में एरर है। इज पेंटिंग को हटाइए और इज बीइंग पेंटेड लगाइए, यानी पैसिव वॉइस लगाइए। क्यों? क्योंकि ये पेंट करने वाला का नाम पता नहीं है, सब्जेक्ट का नाम पता नहीं है, यानी यहां पैसिव वॉइस लगेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। हिज सन हैज मेक मच ए प्रोग्रेस। पढ़ो, कहां एरर है? तो इसमें तो ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद हमेशा V3 आता है, तो यहां ये मेक नहीं होगा, क्या होगा? मेड होगा, यानी हिज सन हैज मेड। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 ही लगाते हैं। इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। माई कजन्स वेडिंग फंक्शन इज प्रोवाइडेड मी विद अ चांस टू मीट द रिलेटिव्स आई हैड नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या यह कहना चाह रहा है? इसके अर्थ को समझो। मेरे कजन का जो शादी का समारोह है, इज प्रोवाइडेड मी विद अ चांस, मुझे एक अवसर दिया है उन रिलेटिव से मिलने के लिए जिनसे मैं बड़े लंबे समय से नहीं मिला था। भाई लार्ज सोचोगे तो यही अर्थ आएगा। अब जरा यहां गौर करो। माई कजन्स वेडिंग फंक्शन इज प्रोवाइडेड मी विद अ चांस। अब यहां पर क्या लगा हुआ है? यानी ये प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना। ये प्रदान करने का क्या चीज का? ये चांस प्रदान करने का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? तो तुम देखोगे कि माई कजन्स वेडिंग फंक्शन, मेरे कजन का वेडिंग फंक्शन ही है जो चांस प्रदान कर रहा है, चांस दे रहा है, अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। मौका देने का काम, मौका प्रदान करने का काम, यानी ये वर्ब जो प्रोवाइड है, इसको करने का काम, प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? मेरे कजन का वेडिंग फंक्शन, यानी
काम करने वाला जो काम करेगा वो सब्जेक्ट पता है इस सेंटेंस में, तो जब पता है तो एक्टिव वॉइस चाहिए। अब यहां पर क्या लगा हुआ है, इज प्लस V3। अब बताओ इज प्लस V3 कहां लगता है, तो तुम देखोगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको तुम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव भी कहते हो, उसके पैसिव वॉइस में लगता है। तो जब ये प्रोवाइड करने वाला, ये चांस प्रदान करने वाला सब्जेक्ट का नाम पता ही है, तो पैसिव वॉइस क्यों लगेगा, एक्टिव वॉइस रहेगा। इसी पार्ट में एरर है, इज प्रोवाइडेड नहीं होगा, और जैसा हिंदी अस निकलता है तुम यहां पर क्या करोगे, ऐसे कर दोगे सही करने के लिए, हैज प्रोवाइडेड कर दो इज प्रोवाइडेड की जगह पर, तब मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाएगा। मेरा कजन का वेडिंग फंक्शन जो है प्रदान किया है अवसर मिलने का, जो भी है, यानी एक्टिव वॉइस चाहिए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव लगाइए तो अर्थ भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। There were floods in this region last year, but the losses of the victims have not yet compensated. Compensate का मतलब क्षतिपूर्ति करना। अब सोचो कहां एरर है, तो समझो क्या कर रहा है कि there were floods in this region last year, पिछले वर्ष इस क्षेत्र में फ्लड आया था, लेकिन लॉसेज ऑफ द विक्टिम्स हैव नॉट येट कंपनसेटेड। क्या कहना चाह रहा है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है कि लॉसेज ऑफ द विक्टिम्स हैव नॉट येट कंपनसेटेड, यानी विक्टिम्स का मतलब पीड़ित का जो है, जो क्षति हुआ उसको पूरा नहीं किया गया है, यही अर्थ निकल सकता है। तब तुम यहां देखो क्या लगा हुआ है, द विक्टिम्स हैव नॉट येट कंपनसेटेड, यानी हैव प्लस V3 लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस लगा हुआ है। तो एक्टिव वॉइस हमको चाहिए या पैसिव वॉइस चाहिए, कैसे सोचेंगे। सेंटेंस में अगर काम करने वाला यानी सब्जेक्ट का नाम पता होगा तो एक्टिव वॉइस चाहिए, तो हैव V3 लगा ही हुआ है, ठीक है। और अगर क्षतिपूर्ति करने वाला यानी कंपनसेट करने वाला काम जो कर रहा है उसका नाम पता नहीं होगा तो हम लोग को पैसिव वॉइस चाहिए। तो यहां पर तो कहां है, पीड़ितों के क्षति को पूरा नहीं किया गया है, तो क्षति पीड़ितों के को क्षतिपूर्ति नहीं किया गया है, तो क्षतिपूर्ति करने वाले का नाम तो पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं पता है, यानी हमको पैसिव वॉइस चाहिए। तो इस हैव को हटाइए और इस हैव के जगह पर क्या लिखिएगा आप, इस हैव के जगह पर हम लोग को लिखना होगा ये पैसिव वॉइस, हैव नॉट बीन, यानी भीची तो इधर लिखा ही हुआ है, यानी कुल मिलाकर इसको पैसिव वॉइस में बनाना होगा। यहां पैसिव वॉइस भी होती है, इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, वी मस्ट इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, बात को पक्का करना। वी मस्ट इंश्योर दैट आवर रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंप्यूटराइज्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या करना चाह रहा है, हम लोग को अवश्य इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज अवश्य किया जाना चाहिए अगले महीने तक। तो तक के लिए यहां पर फॉर नहीं, क्या डालोगे, टिल कर दो, फॉर हटाइए टिल लगाइए, इसी पार्ट में एरर है। केवल एक वर्ड जो है, ओनली ये वर्ड जो फॉर है उसको मीनिंगलेस बना रहा है, फॉर हटाइए टिल लगाइए, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, राहुल वॉज एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस फॉर 15 days, सो हिज सैलरी वॉज डिडक्टेड। पढ़िए, देखो कहां एरर है। अब देखो, राहुल वॉज एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस फॉर 15 days, तो फॉर और सिंस से जब समय दिया रहता है तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जरूरत के मुताबिक यूज करते हैं। तो अभी वॉज लगा हुआ है, तो वॉज की जगह पर क्या कर दोगे, पास्ट फॉर्म में है तो हैड बीन कर दो, ऐसे हैड बीन ऐसे हो जाएगा और वॉज हट जाएगा। वॉज को डिलीट वॉज एंड यूज हैड बीन, वॉज को हटाइए और हैड बीन लगाइए, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पढ़े थे ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर बिन के बाद वर्ब आता है तो V4 होगा, और अगर वर्ब नहीं आता है तो जो शब्द है उसको लिख देंगे। तो यहां पर एब्सेंट वर्ब नहीं है, यहां पर तो जो शब्द है लिखा हुआ है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किए। कारण क्या था, फॉर 15 days, इसके कारण। तो इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। We shall check the records to find out how much money has collected so far.
सो फार का मतलब अब तक। करो, सोचिए। तो समझो क्या करना चाह रहा है। वी शैल चेक द रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट। हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस, हम लोग चेक करेंगे रिकॉर्ड को यह पता करने के लिए कि हाउ मच मनी हैज कलेक्टेड सो फार, अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिया गया है। अब सोचो, इसमें काम क्या है? कलेक्ट, इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का काम कौन किया है सेंटेंस में? यहां से पढ़ो। हम लोग चेक करेंगे सारे रिकॉर्ड्स को यह पता करने के लिए कि कितना पैसा इकट्ठा किया गया है अब तक। तो इकट्ठा, कलेक्ट करने वाला नाम का, सब्जेक्ट का नाम तो पता नहीं है। ये कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है इस क्लाउज में, ये तो पता नहीं है। और जब क्लाउज में काम करने वाला यानी सब्जेक्ट का नाम पता नहीं रहता है तो हम लोग पैसिव वॉइस लगाते हैं। तो ये तो एक्टिव वॉइस लगा है हैज बी 3, इसको क्या बना देना होगा? हैज बीन कलेक्टेड। ऐसे ऐसे हैज बीन कलेक्टेड, यानी हैज कलेक्टेड को यानी एक्टिव वॉइस को हटाइए और पैसिव वॉइस यूज कीजिए, क्योंकि कलेक्ट करने वाला का नाम पता नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। My first task as one of the keyboard's members are to decide on what I should spend these funds. सोचो क्या कर रहा है कि मेरा पहला काम, एज का मतलब के तौर पर, मतलब बोर्ड मेंबर्स का एक अहम सदस्य होने के नाते मेरा पहला काम क्या है? ये तय करना कि किस चीज पर हम लोग को फंड को खर्च करना चाहिए। जरा सोचो तो, इस आर का यूज किसके लिए किया गया है? सोचो, इस आर का यूज तुम देखोगे माय फर्स्ट टास्क, इसके लिए किया गया है। मेरा पहला टास्क ये है मेंबर होने के नाते, तो आर का यूज किया गया है किसके लिए? माय फर्स्ट टास्क। फर्स्ट टास्क तो यहां सिंगुलर है, तो आर नहीं, सिंगुलर के लिए इज लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15। शी वॉज फाउंड अ गुड पेइंग जॉब एज सुन एज शी ग्रेजुएटेड। देखो क्या कहना चाह रहा है, जरा सोचो। शी वॉज फाउंड अ गुड पेइंग जॉब, वह बहुत एक अच्छा पैसा देने वाला नौकरी प्राप्त की थी जैसे ही वह ग्रेजुएशन की। यही कहना चाह रहा है। वह एक गुड पेइंग जॉब प्राप्त की, पाई। तो ये पाने का काम कौन किया है? वह गुड पेइंग जॉब पाई, यानी पाने का काम ये सी कर रहा है। यानी ये जो वर्ब है फाउंड, इस वर्ब यानी पाने का काम करने वाला सब्जेक्ट का नाम पता है क्लाउज में। तो जब काम करने वाला सब्जेक्ट का नाम पता हो तब हम लोग पैसिव वॉइस लगाते ही नहीं है। देखो यहां पर सी प्लस वॉज प्लस V3 कहां लगता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 पैसिव वॉइस पे पढ़े थे ना, सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस लगा है, जो कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये काम करने वाला आदमी का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम पता है सी। तो इसको एक्टिव में बनाइए। क्या करोगे? ऐसे। तो सी वॉज फाउंड को हटाइए और सी फाउंड कीजिए। इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। For the last 6 months, Seema has been asking them to refund the money, but no action has taken yet. Yet का मतलब अब तक। फिर समझो, अगर कहीं ग्रामर का एरर नहीं मिले तो यू हैव बीन टाउट वेरी वेल 3 चैप्टर्स, टेंस, वॉइस स्ट्रक्चर्स। तो उसको पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। क्या कहना चाह रहा है? फॉर द लास्ट 6 months, सीमा हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी। पिछले 6 महीने से सीमा उन लोगों को पैसा रिफंड करने के लिए बोल रही है। देखो हैज बीन V4 है तो फॉर के साथ समय लगवाइए, भाई ये ठीक है। तो इतना हो गया। पिछले 6 महीना से सीमा पैसा रिफंड करने के लिए बोल रही है, बट लेकिन नो एक्शन हैज टेकन येट, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। यही कहना चाह रहा है। यहां पर वर्ब क्या है? टेक में लेना। ध्यान दो इस पर। नो एक्शन हैज टेकन, एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 एक्टिव वॉइस है। तो इसमें काम क्या है? एक्शन लेने का काम। अब सोचो तो, एक्शन लेने, टेकन का काम यानी लेने का काम इस क्लाउज में कौन कर रहा है? तो पता ही नहीं है। बट के बाद वाले क्लाउज में कहां को एक्शन लेने वाला कौन है? पता ही नहीं है। जब एक्शन काम करने वाले आदमी का नाम पता नहीं है तो
यानी इस क्लाउज में जब काम करने वाले सब्जेक्ट का, काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं है, तो फिर ये एक्टिव हैज क्यों लगा हुआ है? देखो, हैज V3 एक्टिव हैज में लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो इसको पैसिव हैज से बनाओ, नो एक्शन हैज बीन टेकन कर दो ऐसे। तो इसी पार्ट में ये जो हैज टेकन एक्टिव हैज लगा हुआ है उसको पैसिव हैज बनाइए, नो एक्शन हैज बीन टेकन, इसी पार्ट में इरर की हुई।